जब आपके घर में ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो आपका वो नुकसान करते हैं। आप उन्हें पाल कर नहीं रखते, आप उनका सफाया कर देते हैं। यही बात हमारे देश के साथ भी लागू होती है और यही बात तब भी लागू होती है जब हमारे देश में आतंकियों की घुसपैठ होने लगे, आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगे और कुल मिलाकर आतंक देश के लिए एक चुनौती में तब्दील हो जाए। नमस्कार। तो रात के 8 इस वक्त बजे हैं। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज हम इसी बात को उठा रहे हैं। यह मुद्दा हम ये उठा रहे हैं कि आतंक के मुद्दे पर सियासत क्यों आड़े आ जाती है। दिक्कत यह है कि अगर आप आतंक के सौदागरों का सफाया नहीं करते हैं तब भी सवाल उठाए जाते हैं, और सफाया कर देते हैं तब भी सवाल उठाए जाते हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद ऐसे ही संदिग्ध आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एनकाउंटर 100 सवाल। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच का वक्त। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर आचारपुरा गांव। ये उन संदिग्ध सिमी आतंकवादियों से मुठभेड़ का वीडियो है जो भोपाल की जेल से भागे थे। इस वीडियो को देखकर एनकाउंटर से जुड़ी तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही है। कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं। जी न्यूज़ मानता है कि इन तस्वीरों की जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में आतंकवाद से जुड़े मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिमी के संदिग्ध आतंकियों के भागने के करीब 8 घंटे बाद भोपाल से 20 किलोमीटर दूर यह एनकाउंटर हुआ। आचारपुरा गांव की लालदांत पहाड़ी पर सभी संदिग्ध आतंकी मारे गए। हम लोगों ने उन बदमाशों के 2 के पोजीशन से 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वहीं विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 7 वेपन जो है वहाँ से जब्त किए गए हैं घटनास्थल से। हमें गांव वालों ने बताया कि कैसे कुछ अजनबी लोगों से मुलाकात हुई थी, बात भी हुई थी, लेकिन ये लोग हकीकत में थे कौन, इसका खुलासा तो टीवी देखने के बाद हुआ। 7 लोग थे सर, 1 लोग नदी में नीचे होगा। 7 लोग इकट्ठे थे। फिर इन्होंने मुझसे जयराम जी की। मैं इसके थोड़ी ही देर बाद अपने घर पर गया। मैंने न्यूज़ पे जब देखा तो मैंने इनकी शक्लें पहचान ली। इसके बाद मैंने अपने थाना गांधीनगर में इन्फॉर्म किया, सर इनको हमारे सामने ही मारा, गोलीबारी हो रही थी हमारे सामने, हम पठार ऊपर चढ़ रहे थे, हम लोगों को आगे नहीं आने दिया, वहाँ के हमारे ही सामने मारा। इन लोगों ने पत्थर बरसाए पहले तो, लेकिन इन लोगों ने उन्हें जब तक ख़त्म कर दिया। इस वीडियो में आप गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं। इस वीडियो में साफ सुन पा रहे हैं कि कैसे एनकाउंटर के लिए पहुंची टीम आपस में बातें कर रही है। इनमें कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी हुआ है कानून के दायरे में हुआ है। पकड़ने की कोशिश की गई, वो फरार होने की आशंका थी, मर्डर करके भाग रहे हैं। कानूनन जो है पुलिस के पास में अधिकार है कि जब इस तरह के आरोपी जा रहे हों, भाग रहे हों, तो उनको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए उतना जबर इस्तेमाल किया जा सकता है जितना कानून इजाज़त देता है।
इसके पहले सिमी के संदिग्ध आतंकी देर रात चादरों को रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। आतंकियों ने जेल के बी ब्लॉक की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की स्टील के चम्मच से गला रेतकर हत्या कर दी थी। भोपाल जेल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो लालदांत इलाका है, वहां की पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने उन 8 आतंकवादियों को जो सिमी के घोषित जो सिमी के आतंकवादी जेल से भागे थे उन्हें मार गिराया है। 8 संदिग्ध आतंकियों में से एक शेख मुजीब 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट में आरोपी था। इनमें से 4 अक्टूबर 2013 में खंडवा जेल से भी भाग चुके थे। इन संदिग्धों पर ऐसे विस्फोटक बनाने का भी आरोप था जिनका इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाना था। लेकिन इन्हीं दहशत के कारोबारियों के एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। तो देश को दहलाने की कोशिश, देश को दहलाने की साजिश, और उसी के कारण ही इसके बीच में जेल से फरारी, पकड़ लिए जाते तो एनकाउंटर, और उसके बाद ये सवाल। अब आपको बताते हैं कि भोपाल की जेल से फरार होने वाले ये 8 संदिग्ध आतंकी थे कौन। शेख मुजीब नंबर 1। ये वही शेख मुजीब है जो अहमदाबाद ब्लास्ट में शामिल था। मुजीब अहमदाबाद के जूहापुरा का रहने वाला था। इस पर आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ साथ मिलकर उसने धमाके कराए थे। इन धमाकों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इन संदिग्ध आतंकियों पर देशद्रोह समेत संगीन आरोप दर्ज थे। अब्दुल मजीद यह महाराष्ट्र के शोलापुर का रहने वाला था। मोहम्मद खालिद अहमद भी शोलापुर महाराष्ट्र का रहने वाला था, जबकि जाकिर हुसैन, महबूब और अमजद और मोहम्मद सलीक भी खंडवा के रहने वाले थे। इनमें से 4 अक्टूबर 2013 में खंडवा जेल से वो भाग भी चुके हैं। 2013 के अक्टूबर में मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से 7 आतंकी फरार हुए थे। तो एक एनकाउंटर 100 सवाल। यह शो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जी न्यूज ये मानता है कि देश की सुरक्षा में ही आपकी भी सुरक्षा है। त्योहारों का वक्त है, आतंकी हमले का खतरा है, और ऐसे वक्त में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने इस घटना पर सवाल उठाया है कि कैसे भोपाल की जेल से भागे संदिग्ध आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। इस एक एनकाउंटर पर कांग्रेस के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नेताओं ने सवाल उठा दिए, और यह सवाल इसके बावजूद उठाया गया है कि ये खुद मध्य प्रदेश एटीएस के चीफ ने सामने आकर कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है कानून के मुताबिक हुई है। इस एनकाउंटर पर विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, जेल से भागे हैं या किसी योजना के तहत भगाए गए हैं, जांच का विषय होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया वो और आगे गया। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि सिमी क्या है। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक आतंकवादी संगठन है। भारत में इस संगठन पर प्रतिबंध है और खुद गृह मंत्रालय का कहना है कि यह संगठन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी संदिग्ध आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए। जो एनकाउंटर बताया गया है इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। एक रहस्यवादी ढंग से आतंकवादी भागे और बाद में उनका एनकाउंटर दिखाया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। यानी कांग्रेस के कम से कम 3 बड़े नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए, बिना इंतजार किए कि इस मसले पर केंद्र सरकार क्या कह रही है, और बिना इस बात की परवाह किए कि इस मसले पर राज्य सरकार क्या कह रही है। No, I don't think we need to actually comment or tend to draw conclusions or be judgmental on the functioning of the security forces or security agencies or the investigating agencies. I think it's best left to them. ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, इसलिए इस घटना की जांच NIA करे। ये मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई भारत सरकार से, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इस घटना की जांच
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। लेफ्ट के लोगों को भी लगता है कि जिस तरीके से संदिग्ध आतंकी मारे गए हैं, इस एनकाउंटर पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है। पहले बोले कि भाग गए एक साथ, उस समय बोले कि पत्थर फेंके, बाद में बोले हथियार थे उनके पास, और फिर उसके बाद एक साथ वो मारे जाएंगे। ये पूरा ये क्या उसके पीछे है, कैसे वो मारे गए, इस पर पूरे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं, आतंक पर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन इस तरीके से सवाल उठाने के चक्कर में आतंक पर सच का एनकाउंटर तो नहीं कर दिया जा रहा। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। सवाल करना चाहिए, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सवाल कीजिए, लेकिन आतंकी, नामी आतंकी इस तरीके से दोबारा जेल से भागे, जेल के जवान को भी मार दें और फिर पकड़े जाएं तो उनका एनकाउंटर न किया जाए तो क्या किया जाए, किस चीज के सवाल। कमाल देखिए कि कांग्रेस की ओर से बिना देरी किए, बिना सोचे समझे बयान आज दिए जाते रहे। बयान ऐसे लोग देते हैं जो पार्टी के संगठन और सरकार में अहम जगहों पर रह चुके हैं, लेकिन अक्सर कांग्रेस ये कहकर ऐसे बयानों से पल्ला झाड़ लेती है कि जो बयान दिया गया है पार्टी का बयान नहीं है, निजी राय है, वो इत्तेफाक नहीं रखते। जरा सुनिए खुद कांग्रेस के ही दो नेताओं के दो बयान। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। उन्हें मारा, अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए कि किस हालात में वो गए, भागे, और किस हालातों में उन्हें मार गिराया। आज के दिवस पर मैं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया और आतंकवादियों का खात्मा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी से उन्होंने जल्द से जल्द होकर उन्होंने कार्य किया है। लेकिन जिस तरीके से वहां से वे फरार हुए हैं, उसकी तहकीकात और इंक्वायरी होनी चाहिए। कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि कौन किसके साथ है, देश के साथ है या फिर नहीं है, या देश के साथ नहीं तो कम से कम एक सोच के साथ तो होना चाहिए। किस तरीके से बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जब कोई थ्रेट आता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट शेयर की जाती है कि कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार में दमखम नहीं है, सरकार आतंकियों को बैठा करके खिला रही है, और जब कार्रवाई की जाती है और वो भी तब जब जेल से भागे आतंकी, तो उसके बाद सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो जिस पार्टी ने इस देश पर करीब 57 साल तक राज किया, वो पार्टी 131 साल पुरानी पार्टी है। वो क्यों हर बार आतंकवाद के मसले पर, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक नौसिखियों की तरह मैच्योरिश बर्ताव करती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए और अपनी सियासी सुविधा के लिए जानबूझकर ऐसा करती है? मिसाल के तौर पर याकूब मेमन का मुद्दा, जब उसे फांसी हुई, कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा था कि इस फांसी से सरकार ने हमें दुखी किया है, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर सैड, हम दुखी हैं। इस तरह जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, उस वक्त कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को जब एनकाउंटर की बात बताई गई, फोटोग्राफ दिखाए गए, तो सोनिया गांधी फोटोग्राफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कांग्रेस के पी चिदंबरम ने आतंकवाद को एक नया नाम दे दिया था, भगवा आतंकवाद। उन्होंने कहा कि सरकार भगवा आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के ही सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि संघ और बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, और बाद में इस बयान के लिए खुद पार्टी ने भी, उन्होंने भी खेद जताया था। तो संदिग्ध आतंकियों के मारे जाने पर भी राजनीति हो रही है, पहले भी होती रही है हालांकि। इसलिए आखिर में यह जानना भी जरूरी है कि आतंकवाद ने देश को नुकसान कितना पहुंचाया। सभी जानते हैं, जब ये नुकसान पहुंचा दिया जाता है तब यही कहा जाता है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं की, और जब कार्रवाई कर दी जाती है तो भी यही कहा जाता है कि कार्रवाई की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। 2011 से अब तक के आंकड़े आपको बताते हैं। 2011 में आतंकवाद की वजह से 429 लोगों की जान गई, सुरक्षा बलों के 194 जवान शहीद हुए। 2012 में 252 नागरिक मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों के 139 जवान शहीद हुए। 2013 में आतंकियों ने 303 लोगों की जान ली, जबकि 193 जवानों को दहशत मिली।
2014 में 407 नागरिक आतंक के शिकार हुए और 161 जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। 2015 में 181 नागरिक शहीद, जबकि 156 जवान शहीद हुए थे। और इसी साल 2016 में 23 अक्टूबर तक 168 सिविलियंस नागरिकों की जान जा चुकी है और 148 जवान शहीद हो चुके हैं। जान का नुकसान तो आतंकवाद से होता ही है। घर के घर तबाह होते हैं, देश को आर्थिक मोर्चे पर कैसे चोट पहुंचती है, वो किस तरीके से कमजोर करती है आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को, आपके पूरे देश को कैसे पीछे धकेल देती है, इन सवालों से राजनेता ये नहीं सोचते। 2016 ये अब तक का साल है, 168 नागरिक, अब इनका कसूर क्या था? ये अपनी जान गंवा चुके हैं। सुरक्षा बल, जो कि रोज एक खबर आ जाती है, 148 सुरक्षा बलों का आंकड़ा है, ये रोज आंकड़ा बढ़ता जाता है। इनका क्या कसूर था? जीडीपी को नुकसान पहुंच रहा है, विकास दर 0.51% तक कमजोर होती है अगर ऐसे आतंकी हमले चलते रहते हैं। तो भोपाल सेंट्रल जेल से भागे 8 आतंकियों के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल तो उठा दिए, सबूत भी मांग लिए, साजिश का नाम तक दे दिया। सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह लाइन में सबसे आगे खड़े थे। उनका साथ दे रहे हैं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ। बात नहीं है, ये वही कांग्रेस है जिसने अपनी प्रयोगशाला में आतंकवाद का भगवा खड़ा किया था और अपनी राजनीतिक इच्छाओं और एजेंडे की पूर्ति की। साल 2007 में आतंक का मजहब इन्होंने बदल दिया था। आतंकवाद को एक रंग और एक नया नाम भी दिया था, भगवा आतंकवाद। 2007 में गृह मंत्रालय की जिस बैठक में समझौता ब्लास्ट समेत देश के 4 आतंकी घटनाओं के पीछे लश्कर और आईएम जैसे आतंकी संगठनों का हाथ बताया गया, बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बताया गया, शेयर की गई ये रिपोर्ट्स, बाद में उन्हीं के पीछे भगवा आतंक का हाथ बताया जाने लगा। बाकायदा यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ठप्पा तक इस पर लगा दिया था। और ये सवालों के जवाब भी तब जब सब कुछ सामने हुआ, सब कुछ बताया जा रहा था। पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, केंद्र अपनी तरफ से ब्रीफिंग कर रहा था। वैसे में इन सवालों की और इस तरीके के बेतुके सवालों की जरूरत क्या थी? भोपाल के आईजी जोन ने सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी और कहा कि भोपाल में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की, उसके जवाब में पुलिस ने आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के पास से 7 हथियार मिले हैं, जिनमें 4 तमंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों को जेल से भागने को लेकर वायरल हुए वीडियो तक की जांच पुलिस कर रही है। हम लोगों ने उन बदमाशों के 2 के पोजीशन से 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वही विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 7 वेपन जो है वहां से जब्त किए गए हैं घटनास्थल से। तो इंतजार तक नहीं किया गया था। जिस तरीके का हम जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था और ये सुबह ही कह दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये एक संघ के साथ कट्टरवादी साजिश है, देश में दंगे करवाने की, माहौल खराब करने की। लेकिन जब इस कारण से जेल से भाग गए हैं या फिर भगा दिए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो ये लाइन चल रही थी, लेकिन जब ये खबर आई कि नहीं, पुलिस ने एक्शन ले लिया है, भागे थे और उसके बाद एक्शन ले लिया, एनकाउंटर हो गया, लेकिन फिर लाइन बदल गई, फिर कुछ और कहा जाने लगा। और ये सब कुछ हो रहा था जब आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, उससे पहले तक। अटैक किया, उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोट आई। उन लोगों ने चिल्लाया, जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया। इसमें बदमाशों की तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें जिला पुलिस, एसटीएफ, सीटीजी की टीम्स थी। इन लोगों ने फायर किया
और जब ये फायरिंग 10:30 से 11:30 के बीच में करीब हुई और जब ख़त्म हुई तब ये पाया गया कि वहाँ 8 व्यक्ति मृत थे। तो अब इसे बचकानी चीज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कोई भी पार्टी हो, भले कितनी भी कुछ हो, राजनीति हर पार्टी करती है, पक्ष विपक्ष का खेल खेला जाता है, लेकिन क्या इतना डेंजरस, क्या इतना खतरनाक खेल खेला जाएगा उस वक्त जब हर रोज शहादत दी जा रही है बॉर्डर पर, जब उस वक्त माहौल इतना ज्यादा माहौल में टेंस है, जब हर तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इन आतंकियों को लेकर के, और ये आतंकी भाग जाते हैं। और उससे पहले ये सब बयान आए जब पुलिस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई थी। अब एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं जब आईजी ने इस पूरे एनकाउंटर को कैसे बताया, कैसे समझाया। साथ है भोपाल के आईजी, हमारे साथ है भोपाल आईजी योगेश चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं कैसे सेशन को अंजाम दिया गया। सर ये बताइए कैसे इनपुट, कैसे आपको कैसे लीड मिली? इनके 2 से 3 बजे के बीच में रात को जब एक जेल प्रहरी हवलदार रमाशंकर यादव की गला रेत कर हत्या करने के बाद जेल से फरार हुए थे, उसके बाद जब इनकी सर्च और जो हमारी सारी पार्टीज जो चेकिंग पॉइंट लगी थी उसमें 10 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि जो मड़ी खेड़ी का पठार है वहाँ पर खेड़ा नाले के पास में करीब 10 किलोमीटर दूर जो है जेल से, वहाँ पर कुछ 8 संदिग्ध लोगों का मूवमेंट देखा गया है। 2-3 अलग अलग स्रोतों द्वारा ये सूचना दी गई। जो पार्टीज उस तरफ कर रही थी उनको उससे अवगत कराया गया। पुलिस पार्टियों द्वारा उस क्षेत्र में जब जाया गया तो एक पुलिस पार्टी द्वारा जब इनको अकॉस्ट किया गया तो इनके द्वारा उनके साथ जो है स्कफल की गई, और साथ में जब इस दूसरी सामने वाली पार्टी ने उनको चैलेंज किया तो उनके द्वारा फायर किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया गया, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है। सर एक कंट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? जो एसटीएफ चीफ हैं वो कह रहे हैं कि कोई वेपन नहीं था, पथराव किया उन्होंने केवल, आप कह रहे हैं क्या वेपन भी मिला उनके पास से? इसमें जो है हम लोगों को इन 8 व्यक्तियों के पास से 2 315 बोर के देशी कट्टे, 2 12 बोर के देशी कट्टे, जिसमें 315 बोर के कट्टे में 2 राउंड चले हुए थे और 2 राउंड जिंदा थे, और 12 बोर के कट्टों में 1 राउंड चला हुआ था और 2 राउंड जिंदा थे, और इनके साथ 3 चाकू, ये सारे हथियार जो है इन लोगों के पास से हमें जब्त हुए हैं। सर जेल से निकलने के बाद कुछ घंटे में उनके पास कपड़े भी आ गए, बाकी सारी चीजें आ गई, इनका कोई लोकल कनेक्शन कुछ अभी तक आप क्रैक कर पाए? देखिए, जो इनका 2 से 3 के बीच में जो जेल से फरार होने का है और 10:30 से 11:30 के बीच में जो इनका पुलिस पार्टी से सामना हुआ है, इस बीच के पूरे घटनाक्रम को अभी हम लोगों को विवेचना में करना है पुष्टि, और जो क्या क्या हुआ है हम नेचुरली अपने विवेचना में सभी बिंदुओं को लेंगे कि इनके बीच में क्या हुआ है और इस दौरान क्या हुआ है। उनकी स्लीपर सेल यहाँ हो सकती है, ये इस लाइन पे भी आप कर रहे हैं काम? देखिए, इसमें जो है हमने अभी विवेचना में सारे पहलू हमारे खुले हुए हैं और जिस तरह तथ्य आएंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थी योगेश चौधरी जिनका ये मानना है कि अभी भी भोपाल में सिमी की स्लीपर सेल हो सकती है। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। ये तो उन आतंकियों की बात थी जिनके सीवी को सबको मालूम है कि जो वो किस तरीके से अपराध थे, कहां कहां ब्लास्ट किया था और आतंकी गतिविधियों में कैसे लिप्त थे और कहां से वो भागे थे। ये उनके लिए बात की जा रही थी कि जांच होनी चाहिए, लेकिन उस जवान के लिए बात नहीं की जो उस जेल की रक्षा कर रहा था, जिसका गला रेत करके ये आतंकी भाग गए। क्या वही राजनेता जो कि सवाल उठा रहे थे, इनमें से एक भी गया शाम होते होते वहां पर? नहीं, कोई भी नहीं। जवाब आप जानते हैं।